अब शुरू करने जा रहे हैं हम अपना एक और रीजनिंग का बेहतरीन मॉक टेस्ट टीयर 2 एग्जाम के लिए, जो भी आपका CGL और CHSL का अपकमिंग है। उम्मीद करता हूं कि पिछला जो मॉक टेस्ट था रीजनिंग का, क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है, एक्चुअल टेक्निक क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की या पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करने की, खासतौर पे रीजनिंग में, आपने अच्छे से सीख ली होगी। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं एक और नए पॉइंट की तरफ। कुछ एक बातें ऐसे थी तो मैं जो चाहता था कि आप पहले वो मॉक टेस्ट देखिए, चीज़ें रियलाइज़ कीजिए। अब काफ़ी सारी सिचुएशन जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। सिचुएशन इन द सेंस, अभी तक आपने देखा पिछले मॉक टेस्ट के अंदर, अगर नहीं देखा तो देख लो, टू बी वेरी फ्रैंक, पहले वो देख लो, आपके लिए फ़ायदा होगा ये जो मैं अभी पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। वहां पर अभी आपको ये तो आइडिया लग गया कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं, कौन से मार्क एज रिव्यू करने हैं या कौन सा स्किप करके चलना है कि उसे अटेम्प्ट करना ही नहीं है। आइडिया लग गया ना। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो हम फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट ना करें या स्किप करके चलें। इन शॉर्ट, आपको भी पता है कि सभी क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, जो आपके साथ में बैठा कैंडिडेट है, सभी क्वेश्चन का सीक्वेंस सेम नहीं रहता। अगर मुझे पहला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का है तो साथ वाले कैंडिडेट का या तो पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का होगा या एनोलॉजी का होगा, वगैरह वगैरह। क्वेश्चंस जो हैं ऊपर नीचे शफल्ड होते हैं, ये आप अच्छे से जानते ही हो। अब कई बार क्या है, माइंड में नेगेटिविटी आएगी, थोड़ा सा मोराल आपका डाउन हो सकता है अगर सडनली आपको स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस हैंडल करने को मिल जाएं जो आप उन्हें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर ही ना पाओ, 2 3 4 5 बल्क में आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाते हैं। वो भाई ये तो सेक्शन ही टफ आ गया, अब क्या होगा। तो उस सिचुएशन को आपको पूरा रिलैक्स होकर अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये डिफिकल्टी लेवल मुझे लग रहा है तो सभी को भी तो लग ही रहा होगा। एग्जामिनर की आपके साथ दुश्मनी नहीं है कि आपको अकेले को ही इतना टफ लेवल का पेपर दिया जा रहा है, जिस टफ इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग, मॉडरेट टू हाई लेवल का, कि एग्जामिनर की खुंदक आपसे निकल रही है। जैसा लेवल आपको मिला है बाकियों को भी सेम ही लेवल मिलेगा, तो कट ऑफ भी तो अकॉर्डिंगली जाएगी। तो बस इस तरह से मन को समझाना है। अगर आपको इजी लेवल मिल रहा है तो सभी को इजी लेवल मिल रहा है, अकॉर्डिंगली कट ऑफ जाएगी। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। मैं भी बोलता हूँ, भूतेश सर भी बोलते हैं, पूरा रिलैक्स होकर अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो हमेशा कैसे हैंडल करना है, आज उस सिचुएशन को हम चेक करके देखेंगे आपके सामने ही। और रही बात क्वेश्चन को स्किप करने की, स्किप हम तभी करेंगे अगर हम डेड श्योर है कि हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हद से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अदरवाइज हम सेकेंड राउंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एज अ मार्क एज रिव्यू, ठीक है, इस तरह से मेंशन करके। ओके, तो चलो, लेवल थोड़ा जो है क्वेश्चन का आज थोड़ा बढ़ाया है, और पिछले मॉक के थ्रू काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि हल्का सा लेवल बढ़ा दीजिए, तो वो मैंने पहले ही बढ़ा दिया था आपके कमेंट से पहले। ऐसा नहीं है कि एक मॉक डाला और दूसरा मॉक हम पहले मॉक के बाद ही करते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस होती हैं हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉक में डाल देते हैं, हम एडवांस में रख के चलते हैं कि जो भी ये मॉक टेस्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, जितने भी हम टेस्ट क्वेश्चंस जो हैं कंपाइल कर रहे हैं। करें शुरू फिर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है एनोलॉजी, सादृश्यता को लेके, जहां पर आपको हैश और परसेंटेज की जगह कोई ना कोई लेटर्स का ग्रुप जो है वो रिप्लेस करना है। पिछले सेशन में बताया था, अभी भी बता रहा हूं, कभी भी फर्स्ट राउंड में इसे अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आप इसे अटेम्प्ट करने लगोगे, 1-1.5 मिनट स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया, हाथ कांपना शुरू कर देगा, भाई जल्दी से कर लो, जल्दबाजी में फिर गलतियां कर बैठोगे। रिलैक्स रहो, क्या दिक्कत वाली बात है। अगर यही क्वेश्चन आपको 20वें नंबर पे आ जाए तो भी तो फर्स्ट राउंड में स्किप करके ही चलोगे ना। तो सारी की सारी माइंड गेम है, थॉट प्रोसेस वैसा ही बना के चलो। अगेन देखिए, वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में अवेलेबल है। मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है, वर्ड का कोड जब भी नंबर की फॉर्म में आए तो भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करना, इसे स्किप करके चलो सेकंड राउंड के लिए, या मार्क एज रिव्यू कर दीजिए। ओके, घबराना नहीं है, 2 क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू हो गए। अब फिर आ गया पजल का क्वेश्चन। अब पजल, शक्ल पे तो नहीं लिखा होगा पजल की कि हाँ मैं आसान हूं, मुझे आके अटेम्प्ट कीजिए। वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना कि किस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फॉर श्योर
इसे भी मार्क एज रिव्यू करके चलिए, सेकेंड राउंड में इसे अटेम्प्ट करेंगे। घबराना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जब मैं अपने टाइम पे एग्जाम देता था, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। वो भाई स्टार्टिंग में ही मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स बहुत दिए हैं, स्टार्टिंग में ही मुझे मिल जाते थे ऐसे सिटिंग पजल के क्वेश्चन। वहां तो 5-5 का सेट होता है और टफ लेवल के आते हैं। तो शुरू में ही नेगेटिव नहीं होना। अगर मुझे बाद में भी क्वेश्चन मिलेगा सिटिंग पजल का, तो मैं उसे बाद में अटेम्प्ट करूंगा या स्किप करके चलूंगा, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करूंगा। ओके, तो पहले वही क्वेश्चन उठाओ जो आपको लगता है लीस्ट टाइम टेकिंग है, और उठाओगे तो गारंटीड वो क्वेश्चन सोल्व होगा ही होगा, जल्दी से जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्क एज रिव्यू करके चलो। अब आता है आपका स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड, मतलब के कॉज एंड इफेक्ट का केस। इसे करना है अटेम्प्ट। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, कहता इस बरसात के मौसम के दौरान शहर ए में जल जनित बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। इस बार बारिश बहुत पड़ी थी, बरसात के मौसम में काफी बीमारियां भी फैली हैं, बट इस बार जो है शहर ए के अंदर जो भी प्रभावित लोग थे उनकी संख्या में काफी कमी आई है। काफी कमी आई है, क्या पता लोग पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चल रहे हो, भी बारिश है, हर टाइम ऐसे होते हैं, बीमारियां बहुत फैलती हैं, तो इस बार हम प्रिकॉशंस लेके चलेंगे। ठीक है, चेंजेस आ रही हैं, किसी चीज का इफेक्ट पड़ा, बट एक बार हम अंडरस्टैंड करते हैं दूसरी स्टेटमेंट में भी क्या बोला गया। सरकार ने साल की शुरुआत में शहर ए में 4 नए सिविल अस्पताल खोले हैं। अब देखो, 4 नए अस्पताल खोले जा रहे हैं साल की शुरुआत में ही। अस्पताल खुलने से मरीजों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या बीमारी को पहले पता चल जाता है? नहीं भाई, इस शहर के अंदर इतने सारे अस्पताल खुल रहे हैं, हम इस शहर में नहीं आएंगे। बीमारी बता के थोड़ा आती है भाई। तो इसका रीजन थोड़ा डिफरेंट है, इसका रीजन थोड़ा डिफरेंट है। आ चेंजेस रही हैं। अब शहर के अंदर जो है 4 हॉस्पिटल्स खुलने जा रहे हैं, किसी ना किसी वजह से खुलने जा रहे होंगे, तो ये भी किसी ना किसी कोज का इफेक्ट है, ये भी किसी कोज का इफेक्ट है। बट इन दोनों का जो कोज जो है वो दोनों का अलग अलग है, आपस में कोरिलेट नहीं कर पा रहे। तो दोनों के दोनों प्रभाव तो हैं, बट इन दोनों के प्रभाव का जो कोज है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, सेम नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट, मार्क एज रिव्यू। देखो 5 में से हमने 4 अभी मार्क एज रिव्यू की हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30 क्वेश्चन आने हैं, स्टार्टिंग में मिल गए तो क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट 2-4 सेकंड लगा के देखेंगे, कोरिलेट कर पाते हैं नंबर्स को आपस में, ठीक, नहीं तो इसे मार्क एज रिव्यू करके चलेंगे। तो यहां पर छोटे नंबर्स को टारगेट करो। छोटा पेयर हमें दिखाई दे रहा है 47 और 100 के बीच, तो क्लियरली पता चल रहा होगा आपको ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये, विषम को चुनना है। तो 47 से 100 जब हम अप्रोच करेंगे तो 47 का डबल कर दें, 94 में 6 जोड़ेंगे तभी 100 आएगा। कम से कम 2 ऑप्शन तो देखने ही पड़ेंगे। एक और ऑप्शन को टारगेट करते हैं, 77 से 162 तक आते हैं। 77 का जब मैं डबल कर दूंगा तो 154 होगा, 154 में 8 जुड़ेंगे तभी 162 आएगा। यहां पर पहले नंबर का डबल करके 6 जोड़ा गया दूसरा नंबर बनाने के लिए, इधर पहले नंबर का डबल करके 8 जोड़ा गया दूसरा नंबर बनाने के लिए। अब या तो मेरा आंसर बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, कैसे पता चलेगा? कोई भी एक ऑप्शन उठा लो। 56 वाला ही उठा लेते हैं। 56 का डबल कर देंगे तो कितना होता है? 112 में 6 जोड़ेंगे तभी 118 आएगा। तो अल्टीमेटली 4 में से 3 ऑप्शन में ये फॉर्मेट फॉलो हुआ, तो हमारा विषम कौन सा हुआ या भिन्न कौन सा हुआ? चारों में से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सदृश्यता। फिगर को ध्यान से आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, वैसे ही सी का रिलेशन आपको डी के थ्रू बताना है। अब रियलाइज करते हैं, जो ये फिगर्स हैं, जो ये आपको पॉलीगन, ट्रायंगल, त्रिभुज दिया गया है, पहले ये बाहर की तरफ था, अब ये अंदर आ गया और इन्वर्ट हो गया, 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गया। या साउथ फेसिंग था तो नॉर्थ बन गया। और जो ये स्क्वायर शेप में ऑब्जेक्ट था, बॉक्स अवेलेबल था, ये भी रोटेट हो गया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के कोण पे। ये देखो, पहले किस तरह सा था? डायमंड शेप दे रहा था, फिर प्रॉपर स्क्वायर की शेप दे रहा है। या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। कौन से एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। मैं ये कह सकता हूं, 90 नहीं कहूंगा, 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हुआ, बीच वाला। अंदर वाला ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है, बाहर वाला ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अंदर वाला ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, मतलब ये पेंटागन, पंचभुज जो होगा वो बाहर होगा। अब या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री के एंगल पे। बट आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं ये दो फिगर्स के अंदर।
तो आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट। और जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है वो अंदर की तरफ आएगा और वो कैसे रोटेट होगा, 180 डिग्री के एंगल पे। 180 डिग्री के एंगल पे इस डायमंड ऑब्जेक्ट को कैसे भी रोटेट कर दो, ये एज इट इज ऐसे ही शेप लेगा। तो अल्टीमेटली ये आपको शेप दिखाई दे रही है अंदर वाले ऑब्जेक्ट में, ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, क्योंकि अंदर वाला ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा और बाहर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इनसाइड अंदर की तरफ इंबेड होगा। 2 मार्च 2022 को अगर बुधवार था तो 2 मार्च 2006 को डिटरमिन करना है क्या होगा। तो मतलब कि आपको पास्ट प्रीवियस डेट पूछी जा रही है। डेट और मंथ तो सेम ही है ना, सिर्फ ईयर टू ईयर स्विच करना है। तो हमेशा फॉरवर्ड ही ट्रेवल करो, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक टारगेट करना है। मतलब 2006 से 2022 तक अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की काउंटिंग कितनी होगी, 16। तो इन 16 सालों में हम विषम दिन डिटरमिन कर लेते हैं, ऑड डेज की वैल्यू कितनी है। तो 16 सालों में 16 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस कुछ लीप वर्षों की वजह से भी आएंगे। कितने लीप वर्ष हो गए 2006 से 2022 तक, 4। कौन कौन से, 2008, 12, 16 और 20। तो जितने लीप वर्ष हैं उनकी वजह से 29 फरवरी आई थी सभी में, मतलब 4 विषम दिन और जुड़ गए। तो 20/7 यहां पर रिमाइंडर कितना या शेष कितना बचा हमारे पास, 6। इतना क्लियर है। अगर हम फॉरवर्ड ट्रेवल करते, 2006 गिवन था, 2022 निकालना है, तो बुधवार में 6 बढ़ा देते। बट हम पास्ट में जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में डिटरमिन करनी है डेट कौन सी होगी, तो ये 6 दिन माइनस करने पड़ेंगे। तो बुधवार में 6 माइनस करने की बजाय बुधवार में 1 बढ़ा दो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। 6 दिन पीछे जाना 1 बाय 1 तो मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो बेहतर है मैं 1 दिन आगे चला जाऊं। दिन तो एक ही मिलेगा, बुधवार में 6 दिन कम करो तो भी वीरवार आएगा, बुधवार में 1 दिन जोड़ दो तो भी क्या आएगा, वीरवार ही होगा। ओके, अगर बाय चांस यहां पर रिमाइंडर आ जाता 5, तो 5 स्टेप्स पीछे जाने की बजाय क्या करेंगे, 2 आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब भी ये मूवमेंट करेंगे डेज की, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, हमेशा 7 का सेट बनना चाहिए, 7 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर दिन अपने आप को आफ्टर एवरी 7 डेज के बाद रिपीट कर देता है। ओके, चलो बताना है ये आकृति कहां पर निहित है। हाँ जी, अब ये शेप तो देखिए, ये जो बाहर वाली शेप है ये कहीं ना कहीं हर एक ऑप्शन के अंदर अवेलेबल फिगर में बन रही है। देखो हर ऑप्शन में बन रही है, बट मैटर क्या करता है, ये वाली 2 लाइंस। ठीक है, तो देखो ये कहां पर बन रही है। हाँ जी, ये कहां पर, मिडल में भी है, ये वाली लाइन मैटर करेगी बेसिकली, जो स्लांट लाइन है ये आपको, ये देखो ये दिखाई दे रही है ऑप्शन बी के अंदर। आपको जल्दी दिखाई देगी क्योंकि आप दूर बैठे हैं ना, दूर से चीजें जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं, बिल्कुल पास से देखेंगे तो होच पोच हो जाती है। ठीक है, ये देखो एग्जैक्ट शेप आपको यहां पर बी ऑप्शन में दिखाई दे रही है। चलो अब यहां पर आपको कोडेड रिलेशन का केस है, यहां पर क्या अवेलेबल है, डी इज द वाइफ ऑफ एफ। कौन से ऑप्शन में ऐसा है समीकरण जिसमें डी एफ की क्या बन रही हो, पत्नी बन रही हो। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा स्टेटमेंट को देखते ही, हलवा क्वेश्चन है, बट अभी नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखा क्योंकि मैंने उठाया ना, मुझे पता है इजीली कर पाऊंगा मैं इसे मेरे लिए, बट आपने इतना प्रोसीजर सीखा हुआ है नहीं सीखा हुआ है, मुझे उस पर डाउट है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व होगा, अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं ये हलवा क्वेश्चन है, रिलैक्स होके करना है ना पेपर। तो इसे फिर भी मैं मार्क एज रिव्यू करके चलूंगा। क्यों, अभी के लिए मुझे कहीं ना कहीं इक्वेशंस ये डरा रही हैं कि कहीं टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होगा, तो इसे स्किप करके चल रहे हैं, अभी सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, वर्ड का कोड लेटर्स की फॉर्म में है तो डायरेक्टली पोजीशन वैल्यू से कंसर्न रखना है। पहले क्या है, केबल्स का कोड, केबल्स मतलब CABLES, क्या कोड दिया गया है, फिर से कोड क्या अवेलेबल है, ECDUGN। तो वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में लिख लिया हमने क्योंकि लेटर्स डिफरेंट थे। अब देखो 3 से 5 2 नंबर बढ़े, 1 से 3 2 नंबर बढ़े, 2 से 4 2 नंबर बढ़े, 12 से 21 9 नंबर बढ़ रहे हैं, फिर 2 नंबर बढ़े, फिर अब ये भी देखो अगर 2 नंबर बढ़ते तो 12 और 2 14 यहां पर आता, 5 और 2 7 यहां पर आया, 19 और 2 21 यहां पर आया। अच्छा पैटर्न था। तो इस तरह के पैटर्न काफी बन भी रहे हैं जो भी आपका CGL और CHSL का Tier 1 का पेपर हुआ है। पहले क्या थे, कॉमन पैटर्न आते थे, आपस में ही शफलिंग हो रही है,
बट स्प्लिटिंग के बाद आधा पैटर्न कुछ और है, आधा पैटर्न कुछ और है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं कोरस्पॉन्डिंग लेटर्स के साथ अपनी ही पोजीशन वैल्यू में 2-2 के इंक्रीमेंट में आए, और आखिरी के 3 लेटर्स जो भी अवेलेबल थे वो आपस में शफल फॉर्म में 2-2 के इंक्रीमेंट में आ रहे हैं। इनमें भी 2-2 नंबर ही बढ़े। तो मुझे मोबाइल का कोड बताना है, इसमें भी नंबर ऑफ लेटर 6 है, ये देखो ये भी 6 थे, सिमिट्री तो बनेगी ना अकॉर्डिंगली, तभी आप इसी पैटर्न को फॉलो कर पाएंगे। तो पहले 13 और 2 15, मतलब कि डी ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा लेटर है ओ, 15 और 2 17, दूसरा लेटर आएगा क्यू। देखो ओ क्यू डी कॉमन है ना, तो हम सीधा आखिरी 3 लेटर्स को टारगेट कर लेते हैं। आई में 2 जोड़ो, 9 और 2 11, वो लास्ट में आएगा 11, मतलब के एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर। आगे आपको फिगर आउट करने की नीड नहीं है। सम बॉल्स आर स्पून्स, कुछ हिस्सा बॉल्स का क्या बन के बैठे हैं, स्पून्स बन के बैठे हैं। उसके बाद ऑल स्टोन्स आर बॉल्स, सभी स्टोन्स जो हैं वो किसका पार्ट है, बॉल्स का। देखो कई क्या करेंगे, इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये गलत है। ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया, ऑल बॉल्स आर स्टोन्स, मतलब सारी की सारी बॉल्स जो हैं वो किसका पार्ट है, स्टोन का। बट हमें क्या गिवन था, सारे के सारे स्टोन्स जो हैं वो बॉल्स का पार्ट है। तो सारे स्टोन्स अगर बॉल्स का पार्ट है तो वो कहीं ना कहीं बॉल्स के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। गॉट इट। नो बॉल इज अ पेबल, कोई भी हिस्सा बॉल का जो है वो पेबल नहीं है। देखिए ध्यान से, बॉल्स अगर पेबल्स नहीं है तो पेबल्स भी बॉल्स नहीं है, पूरा स्टोन भी तो बॉल्स का ही पार्ट है, तो स्टोन्स भी पेबल्स नहीं है। पहला कंक्लूजन, सम बॉल्स आर स्टोन्स, क्या कुछ हिस्सा बॉल्स का स्टोन्स के अंदर आ रहा है। जब सारे ही स्टोन्स बॉल्स बन के बैठे हैं तो बॉल्स का कुछ हिस्सा स्टोन्स ने भी तो कंज्यूम किया हुआ है। नो स्पून इज अ स्टोन, तो उसके लिए आपको स्पून और स्टोन के बीच में क्रॉस का रिलेशन दिखना चाहिए। हम तो स्पून और स्टोन को लेके अभी डाउट में चल रहे हैं, दूसरा गलत है। नो स्टोन इज अ पेबल, कोई भी स्टोन का हिस्सा पेबल नहीं है, वो डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर बॉल्स पेबल्स नहीं है तो स्टोन भी पेबल नहीं है। तो आंसर रहेगा आपका यहां पर बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। सीरीज को कंप्लीट करना है तो देखिए, अब 11 13 13 19 इधर मल्टीपल नहीं बनाएंगे। अगर ज़्यादा ह्यूज गैप हमें दिखाई देता 3-4 नंबर के बीच में तो हम मल्टीपल्स पे जाते। तो एक काम कर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। कभी भी स्टार्टिंग में मत देखो, नंबर्स की क्वांटिटी के ऊपर जज करो। आप इन बिटवीन सीरीज को शुरू कर दो। अगर 19 से 49 तक देखें तो 30 नंबर बढ़े, 49 से 109 तक देखें तो कितने नंबर बढ़े, 60 नंबर बढ़े। 109 से 239 तक देखें तो 130 नंबर बढ़े। ठीक है, ये 30 60 130, हाँ जी 30 60 100। देखो एक पैटर्न बन रहा है, इस 30 को मैं लिख सकता हूं, ये मुझे 130 नहीं दिखाई दिया। वैसे मैंने इस टर्म से आइडिया लगाया कि ये 130 नहीं है, ये 125 है, ये 60 नहीं है, ये 64 है। कनेक्ट करके लेके चलो स्क्वेयर्स या क्यूब्स के साथ। पहले तो मैंने 60 को कंपेयर किया 8 के स्क्वायर के साथ, 64 के साथ। फिर मैंने 130 को जज किया तो ये इसके नियर बाय जो है परफेक्ट स्क्वायर 121 है 11 का, बट इससे भी नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर जो है वो है 125, सॉरी परफेक्ट क्यूब वो है 5 का। तो मतलब के कनेक्ट किया फिर मैंने, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, 60 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब माइनस 4, 130 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब प्लस 5। तो मतलब कि जिस भी नंबर का आप क्यूब लेने जा रहे हैं वही नंबर या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट। तो अगला डिफरेंस क्या आएगा, देखो ये 5 का क्यूब प्लस 5 था, तो अगला डिफरेंस होगा 6 का क्यूब माइनस 6, मतलब कि 216 माइनस 6 कितना आया 210। तो इसी में 210 नंबर बढ़ेंगे, वैल्यूज तो ऐड ही हो रही है ना। चलो 239 में 210 बढ़ा दो तो 449 जो है आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, ए ऑप्शन। देखो अब कईयों को जो स्टार्टिंग में स्किप किए क्वेश्चन वो अब जाके मिलेंगे, वो अब स्किप कर देंगे। अब आपके देखो रूटीन में होते जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट होता जाएगा भी हाँ अब थोड़ा रिलैक्स हूँ, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सॉल्व भी होता जा रहा है। ठीक है, स्किप करने वाले नहीं है ना। तो ओवरऑल सिचुएशन सेम ही रहेगी। जिसको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका पता है वो पहले क्वेश्चन को स्किप करे, 5वें नंबर पे आके क्वेश्चन को स्किप करे, टाइम तो उसे उतना ही लगेगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। अगला देखिए, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसिस के ऊपर है। तो स्टेटमेंट देखो क्या बोली गई है, कहता कंपनी ने वित्तीय घाटे के कारण 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का निर्णय लिया है। तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया है कि काफी ज्यादा फाइनेंशियली वीक होते जा रहे हैं, घाटा बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया 500 एम्प्लॉयज को निकालने का
निर्णय लिया है। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। ये टोटली रॉन्ग है भाई। क्वांटिटी भी तो देखो, कितने कर्मचारियों को कर रही है वो, ठीक है, कितनों को निकाल रही है? 500। इक्का दुक्का होता तो मान लेते कि हाँ एक दो कर्मचारी हो सकते हैं जो अच्छा काम ना कर रहे हो, उनकी वजह से क्या पता लॉस हो रहा हो, क्या क्या पता उनकी पोस्ट भी इतनी बढ़िया हो, पूरे का पूरा काम वही देखते हो कंपनी का। बट 500 कर्मचारियों की बात की जा रही है। सारे थोड़ा ऐसे होंगे जो सारे के सारे ही निकम्मे होंगे या अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे। तो पहला तो गलत। छटनी के कारण के बाद कंपनी अपने वित्तीय घाटे से उबर सकेगी, ये भी नहीं कह सकते। ऐसा थोड़ा आपने एम्प्लॉयज निकाल दिए तो आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट ही मार्केट में नहीं बिक रहे तो चाहे उस कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम करो चाहे 10,000 करो, फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट बिकना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम अनुमान नहीं लगा सकते इस चीज का। तो यहां पर ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुमान आपका यहां अनुसरण करता है। नेक्स्ट, डाटा सफिशिएंसी मार्क एज रिव्यू सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। अगेन डाटा सफिशिएंसी मार्क एज रिव्यू ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ओके चलो अगला देखिए, हलवा क्वेश्चन। एल ग्रेटर देन एस, एल से लेके एस तक ट्रेवल करना है, डबल साइन के साथ ट्रेवल करना है। चलो एल से लेके एस तक ट्रेवल करो, देखो डबल साइन है, डबल साइन है, इक्वल टू साइन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं डालनी। एल से एस तक डबल साइन के साथ ट्रेवल करना है, दोनों जगह अवेलेबल था, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। जी लेस देन टी, जी लेस देन टी या टी ग्रेटर देन जी, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो जब हम जी और टी तक फोकस करें तो साइन देखो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब भी साइंस एक दूसरे को अपोज करें तो अनडिफाइंड सिचुएशन रहती है, आप कुछ निर्धारित नहीं कर पाते हैं निश्चित रूप से। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा? ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। केवल और केवल पहला निष्कर्ष जो है वो सही है या अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड दिया गया है आपको, क्या? नर्वस। अल्फाबेट से रिलेटेड है, अल्फाबेट चैप्टर आ रहा है, CHSL में पूछा गया, CGL में पूछा गया, Tier 1 में, तो Tier 2 में तो बनता ही है भाई। तो उसमें वेरिएशन देख लो कौन कौन सी एक्सपेक्टेड है, आ सकती हैं। देखो मैंने इस सेट के अंदर, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि जिस हिसाब से आपको पेपर बन रहे हैं ना, उस हिसाब से ही सारे के सारे क्वेश्चन कन्वे करेंगे, जिस चैप्टर में से जितने भी मार्क्स की वेटेज का बन रहा है। बट मुझे एक नीड फील हुई है कुछ एक चैप्टर्स को लेके, क्योंकि सिलेबस आपको पता भी है रीजनिंग का कितना वास्ट है। आने सिर्फ 30 क्वेश्चन है, चैप्टर्स आपके हैं 45 के करीब, और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कोडिंग डिकोडिंग जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, 2-2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से उठ के आ जाते हैं मुंह उठा के। ओके तो फिर सुनिए ध्यान से, मुझे नीड फील हुई है ऐसे चैप्टर्स की जैसे कि अल्फाबेट के, इसमें और क्या वेरिएशन आ सकती हैं जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो इस पूरे सेट के अंदर कुछ सिंपल लेवल वाले जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हम नॉन वर्बल की ही बात करें, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका मिरर इमेज का केस है ना, काफ़ी इजी होता है ना, तो वैसे क्वेश्चंस मैंने इसमें हटा दिए हैं, एक दो, बाकी कोशिश पूरी की है। जैसे कि सीरीज रखा है, एम्बेडेड फिगर टिपिकल लेवल का आ सकता है, देखने में ढूंढने में टाइम लगे, वो रखा है इसमें। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग के रखे हैं। तो जहां पर इनकम्प्लीट पैटर्न आपको पता ही यहाँ पर क्या फिगर बनेगी, वो नहीं इंक्लूड किया मैंने, क्लियरली बोल रहा हूँ मुंह पे, क्योंकि आप कर लोगे, मुझे विश्वास है पूरे का पूरा, सारे ही कर लेते हैं भाई। तो जो एक्सपेक्टेड है ना, चांसेस हैं जिन चैप्टर्स के इंक्लूड होने और कौन सी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो टाइप ज्यादा जरूरी है आपको कन्वे करना। ओके तो अल्फाबेट जो है उसमें से एक है टाइप। तो यहां पर बोला क्या गया है, कहता अगर ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड नर्वस आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहता अगर नर्वस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर आपको अवेलेबल हैं वो बाएं से दाईं ओर वर्णानुक्रम व्यवस्थित कर दिए जाते हैं, सारे के सारे अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिए जाएं, तो एक नई अरेंजमेंट बनेगी। तो उस नई अरेंजमेंट में देखो रिक्वायरमेंट को पकड़ो, पहले करना क्या है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन दैट इज सेकंड फ्रॉम द राइट इन द न्यू लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड। कहता है जब भी आप इनमें चेंजेस कर दोगे ना, जब सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकली बाएं से दाईं ओर अरेंज कर दोगे, तो जो नई अरेंजमेंट बन के आएगी, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से ए से लेके जेड तक के हिसाब से नंबर ऑफ लेटर्स बताने हैं, किस किस के बीच में, जो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट होगा और जो सेकंड फ्रॉम द राइट होगा।
मतलब जो इस प्लेस पे आएगा और जो इस प्लेस पे लेटर आएगा उनके बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला स्टेप तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। करने के दो तरीके हैं। अगर तो लिमिटेड 6-7 लेटर्स ही हैं तो आप उनको वर्बली कंपेयर कर सकते हो, बट अगर एक लेंदी वर्ड आ जाता है, लेंदी इन द सेंस अल्फाबेटिकल वर्ड आ गया, तो हमेशा ओरली कंपेयर मत करना, पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस ले लेना। पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस कैसे? सभी की नंबरिंग लिख दो और सभी नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी बोला जाएगा कि बाएं से दाएं अरेंज करो या दाएं से बाएं, क्योंकि नंबर्स को कंपेयर करना लेटर्स को कंपेयर करने के कंपैरिजन में बहुत आसान होता है। तो ये तो इजीली हो सकते हैं। क्लियरली आपको पता चल रहा है 6-7 लेटर ही हैं, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन आएगा? ई, फिर कौन आ जाएगा? एन, उसके बाद कौन आ जाएगा? ओ, फिर आ जाएगा आर, एस, उसके बाद कौन आएगा? यू, आफ्टर दैट वी। ठीक है, तो आपको बताना था फोर्थ लेफ्ट और सेकंड फ्रॉम द राइट, बाईं ओर से चौथा और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स डिटरमिन करने हैं। तो आर और यू के बीच में 2 ही अक्षर आते हैं वर्णमाला के हिसाब से। ठीक है, कौन कौन से आते हैं आपको ये नहीं बताना, कितने आते हैं काउंटिंग में बताना है। आर और यू के बीच में 2 लेटर्स आते हैं, कौन कौन से? एस और टी। ठीक है, बताने की नीड नहीं है, काउंटिंग करके बताना था। चलो, कौन से 2 साइंस को आपस में इंटरचेंज किया जाना चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए? तो पहले देखो डिवाइड हिल सकता है या नहीं हिल सकता। 646 देखो 19 का मल्टीपल है, 19 दिया 57, 76, बिल्कुल ठीक है। ये 34 से डिवाइड होगा। 646 जो है 19 से जब इससे डिवाइड करेंगे तो कौन से टेबल पे जाएगा? 34 के टेबल पे आएगा। 19 53, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कोशिश करना कि डिवाइड ना हिले। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को अगर आप मूवमेंट में लाओगे, इंटरचेंज करोगे तो 20/34, इसको तो बाहर निकालो। फिर दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। मल्टीप्लिकेशन और प्लस का साइन देखो इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन रख भी देते हैं तो 746 ये 20, इसको अभी के लिए 1 सेकंड के लिए मान लो 750 है। 750 का 20 गुना करेंगे तो वैल्यू जो है वो 14-15 हज़ार के करीब चली जाएगी। अब आपको तो 3 डिजिट 100 चाहिए सिर्फ, ये बहुत ह्यूज वैल्यू आपकी क्रिएट कर देगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आइडिया लेना है तो इसे भी एलिमिनेट करो। अब ये 15,000 बना देगा, ठीक है, बट बाकी भी तो बेचारे गरीब नंबर्स बैठे हुए हैं इधर। ये 15,000 में कितना कम कर देंगे? ये भी कट कटा के 30-35 के करीब आएगी वैल्यू, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आइडिया ले। ये 30-35 है, ये 34 है, ये 15,000 में कितने कम कर दोगे कि 100 बने? 14,900 ये बना देंगे? नहीं बनाएंगे ना। तो रेफरेंस ऐसे लेके चलना है। ओके, उसके बाद देखो क्या माइनस और मल्टीप्लाई इंटरचेंज होंगे? वही बात यहां पर भी आती है। अगर माइनस मल्टीप्लाई इंटरचेंज हो गए तो इधर मल्टीप्लाई का साइन आया, 646/19 कर दूंगा, रिजल्ट कितना आएगा? 34। 34 गुना 746, तो बात तो घूम फिर के वही आ गई ना। ये भी 20-21 हज़ार की वैल्यू के करीब आ जाएगा। ये भी एलिमिनेट करो, आंखें बंद करके आंसर ये होगा। इसे इंप्लीमेंट करके एग्जाम में सॉल्व करने की नीड नहीं है। ओके, अभी के लिए कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ट्राई तो कर, ट्राई तभी तो मॉक टेस्ट देते हैं, तो ताकि जो आप चीजें एज्यूम कर रहे हो कि अगर इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया जाना चाहिए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा टाइम के ऊपर, तो तभी तो आप मॉक टेस्ट देते हो, ताकि जो जो इंप्रूवमेंट है करने वाली हैं उनको सुधार लो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसके ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, वहां जाके आप स्टंट ज्यादा ना मारो। ओके, तो इन चीजों को अगर आपके मन में आता है अप्लाई कर दो भाई। ये कौन सा घर बैठे जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये कौन सा सरकार के पास जा रहा है रिकॉर्ड? ऐसा कुछ नहीं है। तो चीजें ऐसे ही एनालाइज होती हैं। इंप्रूव आप अपने आप को खुद से कर सकते हो। अब जो भी ये टेक्निक्स हैं मुझे किसी ने सिखाई थोड़ा थी, ये प्रैक्टिस के साथ मैंने खुद से ग्रैस्प की हैं। बहुत सी चीजें आप जैसे कैंडिडेट से मुझे देखने को मिली है। ओके, तो इंप्रूवमेंट लाना अपने आप में वो आपके हाथ में होता है। ओके, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। चलो इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो 646/19, ये तो माइनस और प्लस तो इंटरचेंज होते रहेंगे, तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 19 × 53, 6 34, माइनस की जगह प्लस आ गया, 746 माइनस 20 गुना 34। ओके, तो ये 34 प्लस 746 और माइनस का कितना आ गया? 34 दूना 68, 680। चलो ठीक है, अभी देखो 746 और 34 कितना हो गया? 780। 780 में से 680 माइनस करो, 100 आ गया। देखो आ गया ना, क्रॉस चेक भी करवा दिया मैंने। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स
English words can be made with the letter OPER using each letter only once in each word. कहता आपको 4 लेटर्स दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको क्लियरली बोल दूं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही अटेम्प्ट करना। ये फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड वाली कोई थिंकिंग नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, कि इतने ही बन सकते हैं, फिर तो आप आंसर मार्क करो। अदरवाइज रिस्क कभी मत लेना, तुक्का मत मारना, ये क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं करना अटेम्प्ट। ठीक है, 3 नंबर के पीछे 3 नंबर की लालच में आप 1 नंबर गवा बैठोगे। अगर आपको लगते हैं कि इन मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हो इन सभी लेटर्स को यूज करते हुए, जितने भी बन सकते हैं, ठीक है, चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि CHSL टीयर 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, थोड़ा मोल्ड करके आया स्टेटमेंट के थ्रू, बट स्टिल आ सकता है किसी भी वे में। ओके, तो अगर कर सकते हो तो कर लो, अगर डाउट है, हल्का सा भी डाउट है, अनसर्टेनिटी आ रही है, तुक्का मत मारना प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तुक्का बिल्कुल भी मत मारना। ओके, अब आपके माइंड में रोप तो आ गया। अब एक और वर्ड बनता है यहां पर पोर। पोर मतलब किसी चीज में ध्यान लगाना या किसी चीज के ऊपर विचार करना। ओके, तो दोनों मीनिंगफुल वर्ड हैं। देखो, कभी भी मीनिंगफुल वर्ड आप देखेंगे ना, गूगल पे कभी भी सर्च मत करना उस चीज को, क्योंकि किसी भी वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। गूगल तो ओवरऑल वर्ड में से उठाएगा ना उस वर्ड का मीनिंग, हमेशा डिक्शनरी में चेक करिएगा। ओके, चलो, तो 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, सी ऑप्शन। डी से शुरू हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है। ये देखो, एन दिखाई दिया, ग्रुप बना दो। डी से शुरू हो रहा है, एन पे खत्म, ग्रुप बना दो। अरे एन पे खत्म हो रहा था, डी से शुरू हुआ जी, डी से शुरू हुआ, बन गई ग्रुपिंग। सेकंड लास्ट लेटर से टारगेट करते हैं। हर ग्रुप का सेकंड लास्ट लेटर एल है, तो यहां पर भी एल, आंसर की एंडिंग एल पे होगी। ये देखो दिखा एल, बाकियों में टी डी वगैरह ऐसे घूम रहे हैं, ये ऑप्शन आंसर। बस एग्जाम में इतना करना है। ओके, किसी भी सीक्वेंस को पकड़ सकते हो आप। सेकंड लास्ट लेटर मतलब यहां पर पकड़ सकते हो, ऑप्शन में सेकंड लास्ट लेटर पे क्या आ रहा है। सीक्वेंस में जिस भी फिलअप की पोजीशन होगी उसको टारगेट करके ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ओके, कोशिश करना ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है आपको अपनी, कि भाई पूरा का पूरा ग्रुप बना देते हैं, कोई भी नहीं देखने वाला आपका सॉल्यूशन क्या है। मैटर करेगा ऑप्शन सही चूज किया या नहीं चूज किया। ओके, तो कम से कम पेन और पेपर का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, साइंस का सीक्वेंस। ओ भाई, ये देखो, सभी ऑप्शन में अगर मैं सी ऑप्शन को अवॉइड करूं तो सभी ऑप्शन में जो ये डिवाइडेड बाय का साइन है ना, उसकी पोजीशन फिक्स है, और मल्टीप्लिकेशन के साइन की भी पोजीशन फिक्स है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में आपको एक आइडिया देता हूं, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, 3 ऑप्शन में डिवाइड और मल्टीप्लाई की पोजीशन फिक्स है। इसमें वेरी कर रही है ना, मल्टीप्लाई की पोजीशन तीसरे नंबर पे है। तो अभी के लिए इसको साइड रखो, बाकी 3 ऑप्शन में जो साइंस की पोजीशन कॉमन है उसे इंप्लीमेंट कर दो। मतलब मैं पहले 2 साइन जो है यहां पर फिल करने वाला हूं, इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई। 252 14 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ऑप्शंस ही बता रहे हैं। देखो, डिवाइडेड बाय का साइन है, कितना आ जाएगा, 14 8 112। ठीक है, ये बन जाएगा 18 गुना 8। 252 को 14 से डिवाइड करोगे 18, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 144। उसके बाद क्या टर्म्स रह जाएंगी, 100, 16 और 60। अब मुझे 144, 100, 16 और 60 में कुछ ऐसे ऑपरेशंस वर्बली अप्लाई करके देखने हैं कि मेरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं देखो क्या किया जा सकता है। अब इन 2 ऑप्शंस को अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो इक्वल टू की जो पोजीशन है वो आखिरी में है। इक्वल टू पोजीशन आखिरी में है, मतलब मैं ट्राई करता हूं 144, 100 और 16 से 60 बन सकता है। हाँ, बन सकता है। देखो, 144 में 16 जोड़ दो, 160, उसमें से 100 कम कर दो, 60 आ गया। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का सीक्वेंस तो फिक्स था, ए और बी का रेफरेंस लेके मैंने इक्वल टू पुट किया, तो देखा आगे माइनस और प्लस होना चाहिए। ये देखो, माइनस प्लस इक्वल टू आ रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी हैंडल करना पड़ेगा आपको जब आपका कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट ना हो। तो जहां पर प्रायोरिटी ज्यादा है किसी भी एक साइन की, ऑप्शन के थ्रू ही पता चल जाएगा। सबसे पहले उन ऑप्शंस को उठाओ जो टोटली डिफरेंट है, एक सिंगल ऑप्शन, उसको इग्नोर करके चलो, मतलब वो आपका आंसर चांसेस है नहीं देगा। ओके, चलो अगला देखो, बेक, पील, फ्राई और बॉयल, सेकना, छीलना, तलना और उबालना। ये कुकिंग में आने वाली टेक्निक्स हैं। आप खाना बेक भी करते हो, फ्राई भी करते हो, उबालते भी हो, ठीक है, बॉयल भी करते हो। पील, छीलना, ये वाला जो है बाकियों से डिफरेंट है। ओके,
9779 6969, ठीक है, छोटे नंबर से ही बड़ा नंबर बनाएंगे। तो क्या करें, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 को 7 से गुणा करो, हो गया 63, 63 से 79 जाना है, 16 जोड़ेंगे, 16 कहाँ से आया, 9 और 7 16 ही तो होते हैं। ये सिंपल था क्वेश्चन। मतलब कि इसमें करना क्या है आपको, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करके उसी में ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, जो कि किसके बराबर होगा, आपकी थर्ड टर्म के। ओके, 9 को 6 से गुना किया 54, 54 में दोनों का जोड़ जोड़ दो, 54 में 15 जोड़ देंगे 69 आया, ऑप्शन उठाओ। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 56 और 15 कितने हो गए, 71। पहले ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल गया। ओके, चलो, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ घटते संसाधन आने वाले दिनों में कई विकासशील देशों का परिदृश्य बनने जा रहे हैं। अब जैसे भी देख रहे हैं काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो काफ़ी तरक्की कर रही हैं, बट जैसे जैसे उन कंट्रीज़ के अंदर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो रिसोर्सेज है ना जो सरकार ने लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज जो हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ओके, तो इसके ऊपर क्या कंक्लूजन निकलता है, कहता है विकासशील देशों की जनसंख्या भविष्य में भी नहीं बढ़ेगी। ये कहा जा सकता है, आप खुद सोचो कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी। ओवरऑल हम देखते ही आ रहे हैं इतने टाइम से जनसंख्या बढ़ रही है, कम किसी कंट्री की नहीं हो रही, तो पहला तो गलत हो गया, ये कंक्लूड ही नहीं हो रही बात। विकासशील देशों की सरकार के लिए अपने लोगों को सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना बहुत कठिन होगा। बिल्कुल ठीक है, इससे निष्कर्ष निकल के आया, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब सरकार गुणवत्ता वाला जीवन कैसे प्रदान करेगी, क्या लगता है आपको, कौन कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है, जो उनकी चीज़ें जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही प्रोवाइड कर सकती है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, उस कंट्री के अंदर जगह ही खत्म हो गई है रहने लायक, तो सरकार कहाँ से प्रोवाइड करवा देगी, इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, पेड़ वगैरह काटेगी, फिर पेड़ वगैरह काटेंगे फिर क्या होगा, आपको भी पता है, ग्लोबल वार्मिंग, भुखमरी आ जाएगी, फसलें लोग कहाँ से उगाएंगे, ज़मीन वगैरह उखाड़ के खेतों की जगह ही सारे के सारे घर बनाना शुरू कर देते हैं ना वो, तो उनको रिसोर्सेज, एक चीज़ मिलेगी तो दूसरी नहीं मिल पाएगी, तो उनको जो एक्चुअल लाइफ जीने के लिए जो एक्चुअल रिसोर्सेज चाहिए ना, नीडफुल रिसोर्सेज चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल ठीक बोला जा रहा है, इसलिए आपका केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट, ओड वन आउट। अब ओड वन आउट ऑप्शन के थ्रू ही उठाओ, क्योंकि यहाँ 5 फिगर है, इन चारों में से आपको ऑप्ट करना क्या है। ये देखो, सारी फिगर्स के अंदर ट्रायंगल तो अवेलेबल है, बट जो 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों अपोज कर रहे हैं डायरेक्शन, ये भी अपोज कर रहे हैं, ये भी अपोज कर रहे हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दोनों कर्व्स जो है यहाँ पर एड ऑन की गई हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बाकियों में अपोजिट है। एक के विपरीत बताना कौन होगा। देखो, एक सभी फिगर्स में आ रहा है, तो एक का विपरीत 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, बचा कौन, 3, क्योंकि 1 से लेके 6 तक की बात की गई है ना। देखो, ठीक है, अगला यहां पर भी मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट है। देखो, मैंने मिरर इमेज नहीं डाला तो इसमें ही कवर कर रहा हूं। अगर ये वाला फोल्ड जो है अनफोल्ड करोगे तो ये सर्कल यहां पर आ जाएगा, ये ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, ये साउथ फेसिंग वाला ट्रायंगल जो है वो नॉर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन एलिमिनेट करो। ये देखो, ये साउथ का साउथ ही बन रहा है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें देखो, ये चीज़ तो ठीक बनी, बट यही अनफोल्ड करोगे फर्दर तो इसकी मिरर इमेज यहां बनेगी। तो ये ईस्ट फेसिंग वाले ट्रायंगल वेस्ट फेस होने चाहिए, ये ईस्ट में ही है, सेम है इनकी डायरेक्शन। ये तो कुछ और ही बना के दे दिया, बी ऑप्शन आंसर। नो 2 ऑफ द 6 फ्रेंड्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, आर ऑफ द सेम हाइट। कहता कोई भी 2 मित्रों, दोस्तों की ऊंचाई जो है या लंबाई जो है वो सेम नहीं है। तो क्या बोला गया है, V इज टॉलर देन ओनली 3 अदर फ्रेंड्स। कहता V की जो हाइट है वो अन्य 3 दोस्तों से ही अधिक है, बस ओनली वर्ड दिया गया ना, मतलब बाकी 2 से कम होगी। Z इज टॉलर देन ओनली X, Z जो है केवल और केवल X से हाइट में बड़ा है, बाकियों से छोटा। देखो, ओनली वर्ड मत भूलना। W इज शॉर्टर देन U ओनली, W जो है वो सिर्फ और सिर्फ U से ही छोटा है हाइट में। एक ही पर्सन रह गया, यहां पर आ जाएगा।
फाइंड द वन हु इज द थर्ड शॉर्टेस्ट, तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति, मतलब इसी पोजीशन पे आपको बताना कौन आएगा, एक ही पर्सन रह गया, कौन सा, वाई। चलो यहां पर हमें ब्लड रिलेशन में बताना था, रिक्वायरमेंट सीधी देखो, एफ का जे से क्या रिलेशन है, तो सिर्फ एफ और जे तक ही आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो रिक्वायरमेंट है उतना ही काम करना है, बस फालतू नहीं करना। सारी स्ट्रेट में है कंडीशन, ये देखो एट द रेट का मतलब क्या है, डॉटर, तो एफ बनेगी डॉटर, बेटी बनेगी किसकी, जी की। एम्परसेंट का मतलब क्या है, हस्बैंड, तो जी बना हस्बैंड किसका, एच का, जी एच का पति है, एच जी की पत्नी हुई। एट द रेट का मतलब क्या है, डॉटर, तो एच बनी डॉटर किसकी, जे की। तो हमें एफ का रिलेशन जे के विद रिस्पेक्ट टू बताना था, वो उसकी डॉटर की भी डॉटर है, डॉटर की डॉटर मैटरनल ग्रैंड डॉटर, डॉटर्स डॉटर अवेलेबल है, इसे ऑप्ट कर लो। ठीक है, चलो अब आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में हम पेंडिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। शुरू से ही देख लेते हैं कौन कौन से स्किप किए थे, पहला दूसरा तीसरा, 5 में से 4 क्वेश्चन ध्यान में होगा, इतने सारे स्किप किए थे, इतना तो माइंड में रहेगा ही रिटेन, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन स्किप किए थे। ठीक है, उठाओ इन्हें, ऑप्शन के थ्रू होगा, आई क्यू ई, इसे फिल करके देखो। आई से एल करने का तरीका बताता हूं, आई से एल 3 नंबर बढ़ गए, तो अकॉर्डिंगली देखो 18 में 3 21 बढ़ने चाहिए थे ना, इधर यू होना चाहिए था, तो ए ऑप्शन तो निकला बाहर। ठीक है, ए ऑप्शन बाहर निकला। दूसरे ऑप्शन को टारगेट करते हैं, क्या गिवन है, एन एम आई, एक एक लेटर के ऊपर आना है, ये नहीं कि पहले आप तीनों को कंपेयर कर रहे हो फिर अगले 3 का सेट, टाइम सेव करो। एन से एल पहला पहला लेटर, 14 से 12 2 नंबर कम हुए, 18 से 2 नंबर कम करेंगे, पी बिल्कुल ठीक है। एम से ओ 13 से 15 2 नंबर बढ़ गए, 4 में 2 नंबर बढ़ाओगे, एफ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आई से जी 9 से 7 2 नंबर कम हो गए, डब्ल्यू 23 है 2 नंबर कम करोगे, यू बिल्कुल ठीक है। तो मतलब के सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका यहां बी ऑप्शन। वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है, कोई भी उठा सकते हो, सभी में नंबर ऑफ लेटर सेम ही है। अब इसका 328 है, ये 232, छोटा नंबर है ना, पहले इसको टारगेट कर लो। लोन वर्ड में देखो क्या कोड बन रहा है, 232। चलो 12 1 23 और 14, तो कितना आ गया, सभी का सम करके देखो कितना आ गया, 23 और 14 37, 37 और 13 कितने हो गए, 50, 50 से 225, कुछ वैल्यूज का या तो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट, ये थोड़ा 18 नंबर का डिक्रीमेंट हो जाएगा, आपने भी प्रैक्टिस करके देखा हुआ है। अब अगर जस्टिफाई नहीं लग रहा आपको ये वाला मेथड, तो एक काम करो, हर लेटर की पोजीशन दाईं ओर से निकाल के देखो। 2 तरीके हैं, 15 26, या तो हर लेटर की पोजीशन वाले दाईं ओर से ले लो, अदरवाइज नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4, तो 27 का 4 गुना करो, 27 का 4 गुना कितना होता है, 108, 108 में से 50 कम कर दो, कितने बच गए हमारे पास, 58। ये सभी हो गया, सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम दाईं ओर से। ठीक है, काफ़ी टीचर्स को मैंने देखा है ये चीज़ चोरी कर रहे हैं। ओके, चलो बोलना नहीं चाहिए ऐसा। 58 से 232 तक जाना है। ओके, 232 तक जाएंगे तो देखो मल्टीपल बनता है, देखो 8 चौके 32, 5 चौके 20, बिल्कुल ठीक है, ये 4 गुना इसका, मतलब यहाँ पर सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को दाईं ओर से लेके सभी को जोड़ के उसका 4 गुना करना है। 4 गुना क्यों किया, या तो नंबर लेटर्स 4 हैं या वैसे ही 4, इतना ज़्यादा नहीं सोचना क्योंकि सिमिट्री सभी में बन रही है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है। डाउट या कंफ्यूजन हो तो दूसरे लेटर की तरफ क्रॉस चेक करना है, अदरवाइज जिसके बारे में पूछा गया उसको डिटरमिन करो। N 13, A 26, V 5, Y 2, 5 2 7 और 13 20, 20 और 26 कितने हो गए, 46, 46 का 4 गुना करना है, 4 चौके 16 24, 184 जो है आपका फाइनल आंसर। अगला पजल कहता 7 डिफरेंट पर्सन्स हैं, सभी का जो है एक एग्जाम था स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे, ये जरूर देखना है। एक ही सप्ताह के अंदर 7 व्यक्तियों का एग्जाम था स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, स्टार्टिंग कहां से हो रही है इस चीज का ध्यान रखना है, और एंड कहां पर होता है। ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, कोई भी छुट्टी का दिन है या नहीं, बट 7 पर्सन है 7 दिन है तो शायद ही लगता है छुट्टी हो। ठीक है, तो क्या बोला गया है, Z हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे, डायरेक्टली गिवन है Z का एग्जाम कब आता है, मंगलवार को, ट्यूसडे को। ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन Y एंड Z, Y और Z के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन का एग्जाम था, तो Z और Y में एक का गैप इधर भी आ सकता है, Z और Y में एक का गैप यहां भी आ सकता है। आफ्टर दिस
W हैज़ एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर Y। W का एग्जाम Y के तुरंत पहले है, तो ये वाला केस कैंसिल, W यहां पर आएगा। ओनली वन पर्सन हैज़ एन एग्जाम बिटवीन U एंड Y। U और Y के बीच में एक ही पर्सन का एग्जाम है, U इधर नहीं आ सकता, तो U यहां पर आएगा। ठीक है, क्लियरिटी के लिए मैं पूरे का पूरा टेबल ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। T's एग्जाम इज वन ऑफ द डेज बिफोर Z बट आफ्टर X। T का एग्जाम Z से पहले और X के बाद है, X के बाद Z से पहले T का एग्जाम है। तो बताना क्या है, T का एग्जाम कब था? T का एग्जाम मंडे को है, ए ऑप्शन। ये ढूंढने मत बैठना ये कौन रह गया भाई, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं बोलता हूं S का एग्जाम बताओ कहां पर है, क्या S दिखाई दिया? मतलब अल्टीमेटली S का मतलब पेंडिंग सीट पे S आके बैठेगा। तो जो चीज या वेकेंट सीट रह गई वहां पर कौन आके प्लेस करेगा, आपको इसको देखने की नीड नहीं है। ठीक है, चलो अगला, ये तो कर लिया था हमने, ये वाला। अब इसमें टेक्निक मैं बताता हूं। जब भी 4 फिगर्स अवेलेबल हो, अगर आपने देखा हो मैंने CGL और CHSL की, सॉरी CGL टीयर 1 के जितने भी क्वेश्चंस आए ना 2023 में, 200 प्लस क्वेश्चन की 2 वीडियोस बनाई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन, उसमें सीरीज के क्वेश्चन भी थे, जरूर देख लेना कैसे सॉल्व किया जाता है उसमें। ठीक है, चलो आइडिया इधर भी दे देता हूं। जब भी 4 फिगर्स अवेलेबल हो और 5वीं फिगर आउट करनी हो, बस ये ध्यान दीजिए कि जो पहली से दूसरी में बना है वो तीसरी से चौथी बनी है या नहीं, सेम पैटर्न से। हर एक बॉक्स को डिटेल में देखने की नीड नहीं है। V और V देखो पास पास है, इधर 6 6 पास पास है। 4 देखो लास्ट में गया, इधर T लास्ट में जा रहा है। मतलब सेम पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट देखो मूवमेंट में सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हमने देखा जो चेंजेस फर्स्ट से सेकंड बनाने में फॉलो हुई, वैसी चेंजेस थर्ड से फोर्थ बनाने में फॉलो हुई, वही फिफ्थ से सिक्स्थ बनाने में फॉलो होंगी। तो अल्टीमेटली जैसे दूसरे से तीसरा बना है वैसे ही चौथे से पांचवा बना दो, बस खत्म बात। अब देखो दूसरे से तीसरा कैसे बना है। अब V देखो कहां पर गया, कॉर्नर पे। ठीक है, V कॉर्नर पे गया, यहां पर आ गया, तो इधर 6 कॉर्नर पे जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो, एक ही ऑप्शन है ये, देखो आंसर, ये शॉर्टकट है। ओके, बाकी ऑब्जेक्ट से देखना देख सकते हो। T और O ये देखो राइट साइड पे थे, दोनों लेफ्ट पे आ गए, तो इधर 2 और V इधर लेफ्ट पे आ जाएंगे। मैच करो, 2 और V आया। उसके बाद देखो 6 कहां गया, इस O के प्लेस पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, यहां पर आया, तो इधर 9 ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये तो मैं डिटेल में करा रहा हूं, एग्जाम में इतना नहीं करना आपको ताम झाम। 4 चला गया मिडल में, इधर T जाएगा मिडल में। 6 अब इसके बाद क्या हुआ था, B कहां गया, कॉर्नर पे आ गया, ये देखो इधर O कॉर्नर पे आएगा, देखो सेम बन रहा है, एक ही एलिमेंट रहा, कौन सा, B। चलो और देखो कौन सा रह गया था, हाँ ये रहा, ये देखो धाकड़ क्वेश्चन है। ठीक है, देखें इसको करके। तो सारी स्टेटमेंट्स, पहली बात तो ये देखो सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट में है, सभी में एक्स डिफाइन हो रहा है। ओके, चाहे तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। डी इज द वाइफ ऑफ एफ, अल्टीमेटली किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डी के बारे में। तो आपने अगर थोरली मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, हमेशा सेट को टारगेट करो। स्टेटमेंट्स का नेचर क्या है, स्ट्रेट में है, तो जब भी स्ट्रेट में है मतलब पहली पोजीशन पे बैठा पर्सन डिफाइन हो रहा है, तो जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यहां पर कौन है, वो डी, वो लास्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। देखो डी कहीं लास्ट प्लेस पे है, ये देखो है, तो इस ऑप्शन को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जब भी स्ट्रेट का केस हो, अगर वो पर्सन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो लास्ट प्लेस पे बैठा है, उसका जेंडर कभी भी डिफाइन नहीं होता। कंडीशन, उस लास्ट पोजीशन पे बैठे पर्सन के साथ जो भी ये साइन है वो हस्बैंड वाइफ का नहीं होना चाहिए। तो चेक करो क्या परसेंटेज का साइन हस्बैंड वाइफ वाला है, नहीं है ना, तो आप इसे एलिमिनेट करो, हमें डी का जेंडर नहीं पता चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली स्टेटमेंट क्या बनेगी, एक्स इज द मदर ऑफ वाई। अगर पी मदर बनी वाई की, सॉरी डी की, परसेंटेज को तो यही डिफाइन करेगा ना। पी अगर डी की मदर है तो डी पी का क्या लगा, सन या डॉटर, नहीं बता सकते ना। दूसरा, हमें डी क्या चाहिए, एक फीमेल पर्सन, वाइफ है ना, फीमेल पर्सन, तो फीमेल वाला साइन देखो, एक परसेंटेज है, एक डॉलर है, ठीक है, प्लस का साइन भी है, और हस्बैंड वाइफ वाला साइन भी है। तो अल्टीमेटली मुझे डी के इमीडिएट राइट में ये फीमेल वाला साइन चाहिए, डी के तत्काल दाईं ओर, सभी में परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, इसको ऑप्ट मत करो। अब ये देखो डी का एफ के साथ रिलेशन क्या बनने जा रहा है, वाइफ। अब जो वाइफ का रिलेशन है सेम जनरेशन में होता है या जनरेशन गैप में आता है,
जनरेशन गैप में आने वाले साइन कौन कौन से हैं, रिलेशन कौन कौन से हैं, हस्बैंड का, सॉरी हस्बैंड नहीं, डॉटर का, मदर का, फादर का, ऐसे रिलेशंस जो हैं वो जनरेशन गैप बना के बैठते हैं। ओके, अब किसी पर्सन की मदर बनी, फिर डॉटर का साइन आ गया, मदर बनी, डॉटर बन गई, तो जनरेशन से जनरेशन कैंसिल हो रही है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर डी एफ की वाइफ बनने जा रही है तो ये जनरेशन वाले जो साइन है वो सिंगल होने चाहिए। अगर परसेंटेज है तो अकेला परसेंटेज है तो डी और एफ में एक जनरेशन बन जाएगी, उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अगर परसेंटेज के साथ डॉलर आ गया, मतलब परसेंटेज आया मदर बन गई, फिर डॉलर आ गया डॉटर बन गई, तो जनरेशन सरपास हो जाएगी ना, एक कैंसिल हो जाएगी। तो आप उस ऑप्शन को क्या है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं ध्यान दूं यहां पर डी और एफ के बीच में परसेंटेज का साइन देखो कितनी बार है, 2 बार आ रहा है, डॉलर का साइन एक भी बार नहीं है। तो अगर परसेंटेज 2 बार आ गया, 2 बार मदर बन गई, तो डी और एफ के बीच में जनरेशन कितनी बनी, 2, नहीं हो सकता आंसर। डी और एफ के बीच में ये देखो यहां पर भी परसेंटेज 2 बार आ रहा है, नहीं हो रहा आंसर, आंखें बंद करके डी ऑप्शन आंसर। ये चीजें मुझे इलेबोरेट या एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, अदरवाइज आप अगर थोरली मुझसे पढ़ रखे हो, चाहे फाउंडेशन कोर्स में, टीयर 2 में, किसी में भी, मैंने ये डिटेल में चीजें आपको बता रखी हैं। ओके, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको चीजें आती हैं, इसलिए शॉर्टकट वे में बता रहा हूं। ओके, तो आपको इसको नीड नहीं है उठा के सॉल्व करने की। देखो आपको अगर चीजें अप्लाई करनी आती है ना, साइंस के साथ खेलना आता है, तो बाकियों को डराएंगे और 10 में से 8 कैंडिडेट या तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर उन्हें सॉल्व किया तो कम से कम मैं लिख के देता हूं 1.5-2 मिनट तो पक्का कंज्यूम करके आएंगे। वो उनकी किस्मत है, अगर उन्होंने पहला जो ऑप्शन उठा लिया और उसी से ही आंसर आ जाए, वो किस्मत है। प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी भी कितनी है, 1/4 है ना। हमें क्या पता किस ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। अगर एक्चुअल टेक्निक पता है तो आप चारों ऑप्शन को हैंडल करके चलोगे, वो भी ओरली। ठीक है, अगर डर लगता है ऐसे क्वेश्चन से तो स्किप कर सकते हो, अटेम्प्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, बाकी भी देखना है। और डाटा सफिशिएंसी रह गए थे ना, ये लो क्या कहता है इसमें, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। कहता 5 पर्सन है, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सभी का फेस उत्तर दिशा में है, हमें बताना है ए के तत्काल बाईं ओर कौन है। चलो पहली इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। Z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ X एंड W। Z जो है वो X और W का पड़ोसी है, और नाइदर X नोर W सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। कहता है Z जो है वो X और W का तो पड़ोसी है, बट ये नहीं पता ना W X Z के राइट में है, लेफ्ट में, X Z के राइट में है, लेफ्ट में, और उन दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सीट पे कुछ ना कोई बैठा होगा। क्या हमें ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए कहां पर आएगा, हमें तो ए के तत्काल बाईं ओर बताना था ना, इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। चलो दूसरा उठाते हैं। दूसरे में हमें क्या अवेलेबल है, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। ए जो है वो जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ओके, और जेड के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि जेड हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। जेड जो है वो वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ओके, W इज नॉट द नेबर ऑफ वाई, W वाई का पड़ोसी नहीं है, तो W यहां आया, तो ए के तत्काल बाईं ओर कौन आ रहा है, W। सिर्फ और सिर्फ दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके ही हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ठीक है, ओनली सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन केयरफुली चूज कीजिएगा, जल्दबाजी में ऑप्शन गलत मत मार्क कर देना। हाँ, एक और ये भी था ब्लड रिलेशन का, डाटा सफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के, के का बहनोई या साला कौन है। ओके, देवर भी हो सकता है, इधर हिंदी लैंग्वेज में मैंने चेक नहीं किया इस पे क्या लिखा जा सकता है, बट कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो पहली क्वेश्चन उठाते हैं। के का ब्रदर इन लॉ बताना है। कहता के इज मैरिड टू द ब्रदर ऑफ आर। के जो है वो आर के भाई से मैरिड है, तो के का ब्रदर इन लॉ, अभी आर का जेंडर ही नहीं पता। पी इज द डॉटर ऑफ के, पी के की डॉटर है, यहां से के का ब्रदर इन लॉ कौन है नहीं पता चल रहा। दूसरी इक्वेशन उठाओ। वाई एंड बी आर द टू ब्रदर्स ऑफ आर। वाई और बी आर के दो भाई हैं। अब इसमें तो के ही डिफाइंड नहीं है, इससे भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, मर्ज कर दो। अगर आर और बी, सॉरी वाई और बी आर के भाई हैं, क्या आपको पता है ये वाई है या बी है? नहीं पता ना, तो इसका ब्रदर इन लॉ वाई होगा या बी होगा, के का नहीं पता। आर भी तो हो सकता है, क्या पता आर फीमेल है मेल है, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, अनसर्टेनिटी में आंसर्स आ रहे हैं। कंडीशन है डाटा सफिशिएंसी में फिक्स्ड आंसर होने चाहिए। ठीक है,
तो ना तो पहली से आया ना दूसरी से आया, दोनों को मर्ज करके भी नहीं आया, तो आंसर रहेगा डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और देखिए बस ऑलमोस्ट सारी कर दी हमने, फिर भी देख लेते हैं कोई रहता तो नहीं है, नहीं सारे कर दिए। ठीक है जी, बताओ जी कैसा लगा ये वाला लेवल। पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ाया था मैंने क्वेश्चंस का लेवल, क्योंकि आपको वॉरियर बनाना है, सीधी सी बात है, पेपर क्रैक होना चाहिए। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए पेपर में जाके हम तो इजी लेवल की तैयारी करते रह गए हैं, हमें टीचर्स ने भी इजी करवा दिया, अब आ गया टफ। अनसर्टेन है, कैसे भी दिया जा सकता है आपको पेपर में, किसी भी तरह का लेवल आ सकता है। सेक्शन कोई एक टफ आने के चांसेस हैं, वो चारों में से कौन सा सेक्शन आपको टाइम कंज्यूमिंग या टफ लेवल का है। जैसे पिछले साल तो बोला गया था कि जीके टफ आई थी, जीएस का सेक्शन टफ आया था, करंट अफेयर पता नहीं कितने पुराने पूछे गए थे। तो अगर जीके आसान आ गई, या तो इंग्लिश टफ होगी, फिर मैथ टफ होगा, या रीजनिंग, चार में से एक सेक्शन टफ आता है, तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इतना टफ भी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे, आते ज़रूर होंगे। अगर आपको टेक्निक पता है ना उसको टैकल कैसे करना है, तो आपके लिए वो मॉडरेट हाई कुछ नहीं है, वो हलवा क्वेश्चन है, इजी टू इजी। टेक्निक आपको पता ही है क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, बता दिया ना, तो क्वेश्चन आपको डराएगा पर डरना नहीं है, रिलैक्स होकर क्वेश्चन को हैंडल करना है। जो आपने चीज़ें सीखी हैं बस उसके फ्लैशबैक आने चाहिए कि हाँ हम ऐसे करते थे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चीज़ें आपको आती हैं, बस घबरा जाओगे कहीं ना कहीं, सभी के साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है। ओके, बट रिलैक्स हो, लंबी सांस लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो, चीज़ें आपको पक्का आती होंगी। चलो बाकी सजेशन फिर से मोस्ट वेलकम है, कमेंट करिए कैसा लगा सेशन, फीडबैक भी दीजिए। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो बोलते भी नहीं है तो हमें बोलना भी नहीं आता। ठीक है, अटक रही थी ना सब्सक्राइब बोलते ही ये बात। तो बाकियों के साथ ज़रूर शेयर करना सेशन को, बाकियों की भी हेल्प करो। और कितने मार्क्स लिए हैं आपने ईमानदारी के साथ, कितने सही हैं उनमें से, सपोज आपने 28 अटैम्प्ट किए हैं तो आउट ऑफ 28 ही आपको अपने मार्क्स बताने हैं। 25 किए हैं तो 25 में से बताइए कितने सही हैं। ये नहीं है आपने करे हैं 18 तो 30 में से 18 बता रहे हो, ऐसा नहीं है। जितने आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे उसमें से जितने करेक्ट हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगला लेवल भी वैसे ही रखेंगे ना। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन के साथ, टेक केयर।